CSR विल बी 5%, और वो कंपलसरी होगा फॉर ऑल कंपनीज। यानी अभी का जो प्रावधान है कि बड़ी बड़ी कंपनियों के लिए दिस शुड बी कंपलसरी फॉर ऑल द कंपनीज। ओके, नाउ इसके बारे में मैं ये कहना चाहता हूँ कि गवर्नमेंट ने 2 साल में कॉरपोरेट टैक्स में 5% की कमी तो कर ही दी है। जो पहले कॉरपोरेट टैक्स था उसमें 5% की कमी करी है। वो समय भी और अब तक उस CSR में कोई बढ़ोतरी की नहीं गई है। मेरा एक मानना था कि बड़ी बड़ी कॉरपोरेट ने स्वयं कहा था कि 2% का 3% किया जाए, क्योंकि जो समय खराब हुआ 2 साल का उसके लिए और गरीबों ने जो तकलीफ ली इसके लिए उनका खुद का सुझाव था, मगर गवर्नमेंट ने वो भी नहीं किया, वो 2% ही रहा। तो मेरा ये कहना था कि जो CSR 2 का 5 कर दो, और जिस कंपनी को ये 5% खर्चा करना है वो करे, और जिसको ये 5% नहीं खर्चा करना है, जिस कंपनी को ये 5% नहीं खर्चा करना है और उसको एग्जम्पशन चाहिए 10-15 साल का, तो 15 साल का एग्जम्पशन दिया जाए। मगर उसके लिए उनको क्या करना है, शर्ती एग्जम्पशन मिले कि उनकी जो इक्विटी है, कॉरपोरेट की जो इक्विटी है, हर साल 2% डाइल्यूट करनी होगी, यानी 5 साल तक। यानी 5 साल में इनकी इक्विटी 10% डाइल्यूट हो जाएगी। इसका मतलब क्या कि भाई आज भी जो कंपनियां हैं अपनी इक्विटी डाइल्यूट करती है, किसी को पता ही नहीं चलता, जो शेयर होल्डर को कहाँ पता चलता है। कंपनियां जो है अपने वर्कर को शेयर दे देती है। तो इस तरह 100 शेयर मान लो कॉरपोरेट का है, उसमें 2 शेयर वो अतिरिक्त जो है वो इशू करेगी बिना पैसे लिए। और वो जो है 11 करोड़ जो परिवार है गरीब, उनका थैंक्स गॉड कि मोदी जी ने इसका एक आयुष्मान भारत में कंप्यूटराइज लिस्ट तैयार किया है। उनका एक ऑटोमेटिक एक म्यूचुअल फंड बन जाएगा, उसमें ये शेयर्स ट्रांसफ़र हो जाएंगे। यानी 11 करोड़ परिवार 10 साल में कॉरपोरेट की इक्विटी के 10% हिस्सेदार हो जाएंगे ग्रेजुअली, राइट। अच्छा, इसमें कॉरपोरेट को तो कोई नुकसान नहीं है, कॉरपोरेट का तो कैश फ्लो बढ़ेगा। जो 5% खर्चा करना है वो तो नहीं करना पड़ेगा, तो कॉरपोरेट के पास कैश फ्लो बढ़ेगा। अच्छा, जो शेयर होल्डर है, आप ये बात समझो कि जो गरीब लोगों का शेयर होल्डिंग ऑलमोस्ट नील है। जो भी शेयर होल्डिंग है आज भारत के अंदर वो सब पैसेदारों का है। अभी इसके बारे में आप एक्सरे करना हो तो कर लीजिए ये आपके लिए बहुत तकलीफ की बात नहीं, इसके लिए आपको फिजिकली कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। आप जो शेयर होल्डर है इनका इनकम टैक्स रिटर्न देख लो और उनका महात कर दो, आपको पता चल जाएगा। तो ये तो हकीकत है कि जो शेयर होल्डर्स है वो दे आर पार्ट ऑफ द रिच कम्युनिटी। तो वो रिच कम्युनिटी का जो शेयर होल्डर है उनका 2% डाइल्यूशन से क्या फ़र्क पड़ेगा। टेम्पररी उनकी जो वैल्यू है वो 2% कम होगी, शेयर की वैल्यू, मार्केट वैल्यू। अब आज तो जानते हो कि शेयर बाज़ार डेली 1-2% ऊपर हो जाता है और उनको उसकी कोई पड़ी, दे डोंट केयर अबाउट इट, राइट। और 10 साल में ओवर ए ग्रेजुअल पीरियड ये बढ़ जाएगा। तो एक कंसोलिडेटेड शेयर होल्डिंग 11 करोड़ गरीब परिवार के हिस्से में आएगा। अभी ये ना किसी को दुख होगा, किसी से पता ही नहीं चलेगा। कंपनी लोगों ने अपने फ़ायदे के लिए, अपना कैश फ्लो बढ़ाने के लिए काम कर लिया। वो प्रोविज़न है, 5% बच गया उनका, वो 5% कैश बना, यानी हर 3 साल में या 4 साल में एक टैक्स फ्री हो गया
20% हो गया, 4 साल गिनो, 3 साल करो तो 15% हो गया समझ लो। तो इससे तो क्या होगा कि कॉरपोरेट का ग्रोथ बढ़ेगा। कॉरपोरेट जो है अपनी एक्सपेंशन प्रोजेक्ट्स है या और भी जो प्रोजेक्ट्स है वो आगे बढ़ाएगी। तो ग्रोथ ओरिएंटेड ये मेरा एक सुझाव है। इसमें दोनों चीज़ होती है। एक तो जो शेयर बाज़ार जो है, जो इसकी जो स्टेबिलिटी है ये भी इससे बढ़ेगी। आज की तारीख में FII जो है वो शेयर बेच के चले जाते हैं, शेयर बाज़ार धड़ाम नीचे हो जाता है। अब ये जो शेयर बाज़ार में जब FII बेचती है तब 11 करोड़ गरीब परिवार भी शेयर होल्डर है दूसरे, तो वो थोड़ा थोड़ा भी खरीद लेंगे तो वो शेयर जो है मार्केट डाउन नहीं होगा इतना। तो एक शेयर बाज़ार की स्टेबिलिटी भी आएगी। अभी ये बात जो है ये भी इनको समझ में आनी चाहिए कि जो गरीब परिवार जो है, जिसको 11 करोड़ गरीब, और ऐसे तो इतने गरीब है नहीं कि भाई उनके पास थोड़े पैसे भी नहीं, बचत तो वो भी करते ही है। तो उनका जो बचत जो है, जो सहारा वगैरह जो योजना, एक का डबल करने वाली योजना में जो उनका बचत बेकार हो गया, उसकी जगह ये इनमें निवेश करने का उनको रास्ता खुलेगा। करेक्ट। तो ये सुझाव में मेरा है, जो एक किसी का दिल न दुखाने वाला सुझाव है। इसको मैं ये कहना चाहता हूँ कि राहुल गांधी ने भी ये बात, या राहुल AICC लोगों ने ये बात समझने में वो नाकामयाब रहे और उन्होंने इसके बारे में कुछ किया नहीं। ये मुझे बहुत अफसोस है। और आज ये लोग ये सब बात कर रहे हैं तो मुझे इनकी जो है समझो IQ पे डाउट आता है। चलो ठीक है। अच्छा, इसके बाद में मेरा तो काम था कि भाई ये बात मेरे दिमाग में तो पक्की थी कि भाई ये बात एकदम सही है। आई वॉज वेरी फर्म कि भाई नहीं, इसमें ये बात कामयाबी हो सकती है। तो इसके बारे में मैंने सुप्रीम कोर्ट में भी एक प्ली किया। सुप्रीम कोर्ट में मैंने रीट पिटीशन दाखिल की कि भाई ये जो कंपनी कानून में जो इतना सुधार होना चाहिए, इसमें चेंज होना चाहिए और इसके ज़रिए गरीबी जो 11 करोड़ गरीब परिवार है 6 लाख फंड के मालिक हो सकते हैं और ये पार्ट ऑफ दी कॉरपोरेट हो जाएंगे। अनफॉर्चुनेटली वो जो है मेरी जो प्ली समझो सही नहीं होगी या मैं अच्छी तरह से वो बात रजू नहीं किया, तो मेरा उसका नंबर था 414/14 2014 में एक किया था मैंने। अच्छा ठीक है। तो वो बात एक काम हुआ कि वो जो मेरा प्रोजेक्ट था वो एक अच्छी तरह से अच्छी रूपरेखा में रखा गया। अब क्योंकि कांग्रेस ने इसकी बात समझने में काफ़ी देर लगा दी थी, तो मैंने कहा कि अब क्या करना चाहिए। तो हमने ये प्रोजेक्ट का नाम चेंज कर दिया सर। हमने ये प्रोजेक्ट का नाम कर दिया, राहुल गांधी हटा के राष्ट्रीय गरीब कर दिया। वैसे भी वो राष्ट्रीय गरीब ही है राहुल गांधी, इसमें कोई जिसका जो सोच है, सोच इतनी घटिया हो, वो राष्ट्रीय गरीब ही हो सकता है। सोच जिसकी जो इतनी घटिया हो कि मोहब्बत की बात करनी और किसी से ज़बरदस्ती छीनने का एक प्रपोज़ल बनाना और लोगों की भावनाओं को आहत करना, ये कोई बहुत इंटेलिजेंट बात तो है नहीं। विपश्यना करी फिर भी उनमें इंटेलिजेंस आई नहीं है, ये मैं कह सकता हूँ। अच्छा, अब जब ये प्रोजेक्ट मैंने राष्ट्रीय गरीब योजना फंड किया, RGSY फंड इसका शॉर्ट नाम है, आप यूट्यूब में उसको सर्च कर सकते हो, RGSY फंड। तो अब क्या करूं? अब मेरे पास तो कोई रास्ता था नहीं, राहुल गांधी तो पावर में थे नहीं, तो हमने सोचा कि भाई नरेंद्र मोदी वो टाइम CM थे, तो नरेंद्र मोदी के सामने मैंने गुजरात से, मणिनगर से, फॉर्चुनेटली समाजवादी पार्टी ने मुझे टिकट दे दी थी, तो मैंने समाजवादी पार्टी के बैनर हेठल ये प्रोजेक्ट का प्रस्ताव रखा। मेरे पैम्फलेट में ये प्रस्ताव था और इसके जो भी फ़ायदे थे वो भी इसमें दर्शाए गए थे। तो एक कॉन्सेप्ट पूरा डिटेल में
रखा गया। इसके बाद में देखा कि भाई इसके बाद में भी मेरी बात मोदी तक पहुंची, हमें क्या जाने, हम क्या जाने, मोदी जी के पास पहुंची, मोदी फिर पीएम हो गए, मगर काफ़ी समय तक कुछ हुआ नहीं। तो आखिर में मैंने एक सोचा कि भाई इसके लिए क्या किया जाए। तो वो टाइम पे अन्ना हजारे एक सोशल उनका व्यक्तित्व था, तो मैं उनके पास गया कि भाई ऐसा ऐसा मेरा एक प्रोजेक्ट है, आपको कैसा लगता है। तो बोला आपका प्रोजेक्ट बहुत अच्छा है, आप लोगों के पास जाओ, लोगों को जगाओ, लोगों को जगाओ, यही शब्द था, जगाओ। तो मैंने भी आज की तारीख में ये जागो अभियान चालू किया है, जो इसकी बात मैं बाद में कहूँगा। तो ये जो जगाने की बात थी, तो मेरे पास तो मैं इतना रिसोर्सफुल नहीं था कि लोगों के तक मैं मेरी बात पहुंचा सकूं। तो फिर भी हमने कोशिश की कि एक मेमोरेंडम बनाया कि 11 करोड़ परिवार को 6 लाख का फंड और 5,000 पेंशन कॉरपोरेट से जुड़ने मिलना चाहिए। उसके क्या क्या रीज़न है और वो कैसे किया जा सकता है और उससे क्या समाज को क्या फ़ायदा होगा, ये सब मैंने एक मेमोरेंडम तैयार किया और जिसको पीएमओ राष्ट्रपति भवन नीति आयोग को भिजवाने के लिए मैंने लोगों के पास दिया और लोगों को कहा कि आप 5 रुपये के कवर में भेजिए। तो हज़ारों लोगों ने भेजा, मैंने भी भेजा, मैंने भी रिसीव करा लिया, फिर भी कुछ काम नहीं हुआ। तो आखिर में मैंने सोचा कि अभी इसको क्या किया जाए। तो वो दरमियान में राजकोट में नरेंद्र मोदी जी और डॉक्टर थावरचंद गहलोत आने वाले थे। मैं अहमदाबाद में रहता था, तो राजकोट बहुत दूर नहीं है, अपने दिल्ली का फेरा तो हमें महंगा पड़ता है। तो राजकोट में मैं चला गया विथ एन होप कि भाई चलो मेरे को कुछ अवसर मिल जाए मेरी बात रजू करने का। और फॉर्चुनेटली ईश्वर ने मुझे वो मौका दे दिया और थावरचंद गहलोत ने मुझे उनके ऑफिस में और जहाँ रुके थे वहाँ मुझे बुला लिया और मैंने उनके समक्ष ये बात विस्तृति रजू करी कि भाई SC ST OBC माइनॉरिटी का ये हक बनता है, ये लिखा हुआ है कानून में, और फिर नहीं किया तो इसका आप इस पर योग्य करें। तो फॉर्चुनेटली दूसरे ही दिन उनके PA का दिल्ली से फ़ोन आया कि आप क्या हो, कौन नहीं हो, और मैंने बोला मैं तो समाज सेवक हूँ, ये हूँ। तो उन्होंने कहा कि आपका प्रोजेक्ट बहुत अच्छा है, कैबिनेट में जाएगा। हम तो क्या जानते हैं क्या वहाँ कैबिनेट में क्या हुआ, डिसीज़न नहीं हुआ। मगर जब 18 में ये बात 2017 की है, जो थावरचंद गहलोत जी को मिला ना, वो 2017 की बात है। तो 2018 में जब पता चला कि एक प्रोजेक्ट रखा गया जिसका नाम था आयुष्मान भारत, और उसके लिए 10.70 करोड़ की लिस्ट 2008 के जो सर्वे था, इकोनॉमिक सर्वे के हिसाब से बनाई गई। और ये जो बात थी, जैसे मेरे को पता चली तो मैं तो खुश हो गया, भाई चलो मुझे कुछ तो कुछ हुआ। मगर कोई कारण रहा होगा कि भाई वो कॉरपोरेट से उनको जोड़ना नहीं चाहते थे, कॉरपोरेट से बात करने की उनकी हिम्मत नहीं थी, या तो उनको सोचा होगा कि भाई अभी कुछ भी इसमें दखल देंगे तो जो फॉरेन की जो कंपनियां यहाँ आती है उस पर गलत संदेश जाएगा, कुछ भी रीज़न होगा। मगर एक बात तो तय है कि नरेंद्र मोदी एंड कंपनी की ये इंटेलिजेंस इतनी थी कि उन्होंने मेरे प्रोजेक्ट का कुछ संज्ञान लिया और आयुष्मान भारत, जो आज उनके चुनाव की बहुत बड़ी एक चुनाव का खंबा है, वो बन के उनको 19 में तो इलेक्शन मिला, अभी 24 में भी ये करने वाले हैं। देखिए अभी कहा उनको कि सभी 70 साल के ऊपर वाले को भी ये लाभ मिलेगा। तो ये एक उनका एक पॉजिटिव काम था। अब उनका क्यों इन्होंने नहीं किया, कब करेंगे, हम आशा रखें कि वो जल्द से जल्द इस बात को कर सके। अब आप सोचिए कि दोनों को अवसर मिला। एक बात इससे फलित होती है कि दोनों पार्टी को, कांग्रेस पार्टी को भी अवसर मिला कि एक गरीब और पैसेदारों के बीच फासला दूर करने का, NDA
और ख़ास करो आप मोदी जी को, उसको भी ये मौका मिला, मगर उन्होंने इसके बारे में कुछ ज़्यादा सोचा नहीं। यानी कि ये जो बात है वो डर गए कॉरपोरेट से। बात तो यही है, दोनों डर गए, राहुल गांधी भी डर गए, वो मोदी भी डर गए। उनमें जो ये एक समझ आती है कि भाई एक चीज़ मोहब्बत है और एक इंटेलिजेंस है, इससे इसी बात को, और दुनिया में क्या हो रहा है, दुनिया में क्या हो रहा है उसको आगे बढ़ा के आपका जो डर है कि कॉरपोरेट इसे गलत समझेगा और कॉरपोरेट निवेश यहाँ इंडिया में नहीं करेगा, ये बात दूर हो जाएगी। इससे तो आप यदि उसको सही तरह से समझाते तो बहुत और कॉरपोरेट आ जाती। देखिए बिल गेट्स और हमारे वहाँ और जो कॉरपोरेट्स है, विप्रो, ऐसी और बहुत सी और इंटरनेशनल कंपनियां हैं, उन्होंने एक ग्रुप बनाया है और ये अपना जो शेयर होल्डिंग है, जो उनके जो वो अपना शेयर होल्डिंग जो है एक फंड को दे रहे हैं फॉर पॉवर्टी एलिविएशन, ये कर रहे हैं। उसका नाम कुछ है, मैं अभी भूल गया हूँ, मैं आपको बताऊँगा। तो ये एक मुहिम तो इंटरनेशनल में है ही है, मगर आपने यदि ये काम को थोड़ा ध्यान दे के किया होता, किसी को इसमें कोर्स तो करना नहीं था, यानी किसी को इसमें फर्जियात करना नहीं था। आपको आप चाहो तो इसमें आओ, नहीं तो आप 5% भरते रहो, 5% करो। तो मैंने अभी एक सोचा कि जब 2 में से 5 करो, 2 से एक दूसरा रास्ता ये भी था कि जब 2 से 5 करो तो ऊपर का जो 3% है वो सिर्फ आपको ये गरीबों के फंड में डालना होगा, ये एक प्रोविज़न होगा। ये तो करेक्शन हो सकता है, 2% आप जहाँ चाहो डाल सकते हो, मगर जो एडिशनल 3% अभी जो मान लो आप जो सरकार ने किया है, और जो कंपनी खाली पैसा ही देना चाहती है तो वो बाकी के 3% कैश में ये गरीबों के फंड में डालेगा। यानी ये फिर और कहीं दूसरे प्राइम मिनिस्टर फंड में या गंगा सफाई में कि स्वच्छ भारत को उसमें नहीं डालेंगे। वेरी क्लियर। चलो, तो एक रास्ता ये है। अब मेरा ये कहना है कि ये रास्ता जो है, इसके लिए लोगों को तो जगाना पड़ेगा ना। लोग ने स्वतंत्रता मांगी, गांधी जी ने लोगों की इच्छा शक्ति जगा के स्वतंत्रता दिलाई, इन्होंने मांगा तो मिला ना स्वतंत्रता। इस तरह जो गरीब समाज है, गरीब समाज को अपना हक का पता होना चाहिए। क्यों? कि जो इंफ्रास्ट्रक्चर वो कॉरपोरेट को दे रहे हैं, वो दे रहे हैं तो उनको भी हमें कुछ देना चाहिए। और उसके अलावा बहुत बड़ी एक बात यह है कि जो 75 साल से करप्शन हुआ, नेता अधिकारियों को पैसा दिया गया, तो एक गरीब इंसान तो पैसा देता नहीं है, ये तो कॉरपोरेट वाले ही देते हैं। 2 करोड़, 5 करोड़, 10 करोड़। जो 10 करोड़ देने वाले हैं, 100 करोड़ का इसमें जो उनका फ़ायदा लेने वाले हैं, वो भारत की संपत्ति में लेने वाले, वो ले लिया है उन्होंने, है ना। तो उसके अंदर क्या गरीबों का हक नहीं है? तो ये कॉरपोरेट ने करप्शन से अनुचित हिस्सा गरीबों का अपने पास रख लिया है, तो वो लौटाने का भी समय है। इस तरह से लौटा सकते हैं वो। तो ये बात कोई लोग कुत्ते भी क्यों देवे कॉरपोरेट, तो भी इस तरह देवे, और आगे भी कॉरपोरेट करप्शन तो करने वाली है। आज एक गरीब आदमी 1 करोड़ रुपया नेता को नहीं देगा, वो 1 करोड़ रुपया का फंड चुनावी बॉन्ड में नहीं दे सकता है। वो तो वो जो है वो 100 करोड़ का दे देगा, या तो आप टाटा बिरला जो है वो 100-150 करोड़ दे देगी, क्योंकि उसको जो है कुछ माफ़ी मिल जाएगी। आप समझे ना, क्योंकि गवर्नमेंट के पास पावर है। तो ये एक बात मेरी यहाँ समाप्त करता हूँ पहला चरण की। इससे गरीबी और दूसरा एक्सक्यूज मी, इससे रोजगारी और महंगाई का कैसे सॉल्यूशन होगा। देखिए, एक परिवार यदि 6 लाख का फंड का मालिक बनता है, तो भारत की संस्कृति ऐसी है कि एक परिवार कम से कम 10 परिवार से जुड़ा हुआ,
10-20 परिवार से, काका मामा चाचा भांजा वगैरह वगैरह। तो 20 परिवार वो कोऑपरेटिव बनावे या प्राइवेट लिमिटेड बना देवे और जॉइंट नंबर ले ले सरकार, भाई हमारा जॉइंट है, हमारी जो भविष्य जॉइंट है, हमें जॉइंट में नंबर दे दो भाई, है कि नहीं। और इस तरह का प्रोविज़न हो तो उनके पास 1,20,00,000 का एक पूंजी हो जाएगी, गारंटी फंड जैसे कहो जैसे। तो 1,20,00,000 से वो कुछ भी एक बिजनेस करना चाहते हैं, कम से कम 10 लोगों को तो रोजी रोटी दे ही सकते हैं। और जो 6 लाख का फंड आया उसके होने के बाद उससे कम से कम 5,000 आय तो होएगी उनकी, जो महंगाई के सामने काम आएगी हर एक परिवार को। तो ये जो आज की तारीख में अपोजिशन पार्टी, खास करके कांग्रेस और समाजवादी पार्टी भी ये उसमें शामिल है, क्योंकि उन्होंने भी उनके बैनर तले भी ये प्रोजेक्ट रखने और काफ़ी समय से मैं उनको इस बारे में इनके हाई कमांड को बता रहा हूँ और मैंने इसके बारे में बात भी की टॉप लीडरशिप से, मगर उनके भी ध्यान में नहीं आया। ठीक है, तो अब क्या करना है कि ज़्यादा कोई समय व्यर्थ करने के पहले ये गरीब समाज को इकट्ठा होकर जागो अभियान में जुड़ना है और उनकी जो मांग है, जायज़ मांग है, उसको सत्ता के सामने ले जाना है। सत्ता की कोई भी मजबूरी है, उसका रास्ता निकाले, है कि नहीं। अब दूसरी बात मैं ये कहता हूँ कि जो हिंदू मुसलमान की जो बात है, जो भावना भड़का रहे हैं, और गांधी जी की जो बात है, गांधी जी के ज़माने से ये चल रहा है, ऐसा नहीं है आज का है मामला। मगर गांधी जी ऐसे दूरंद्रष्टा थे और आध्यात्मिक पुरुष थे, तो उन्होंने एक चीज़ देख ली कि जो 2 मिनट का मौन उन्होंने प्रार्थना सभा में रखा था, उसकी ताकत उन्होंने देख ली थी। और अनफॉर्चुनेटली वो 2 मिनट का मौन की जो टेक्नोलॉजी है, लोग समझते हैं कि 2 मिनट का मौन यानी बाहर से नहीं बोलना, यही 2 मिनट का मौन। अब 2 मिनट का मौन में अंदर भी नहीं बोलना है, चुप, साइलेंस, टोटल साइलेंस। तो जब इंसान सिर्फ 2 मिनट में टोटल साइलेंस में होता है, अंदर भी कुछ नहीं बोलता है, बाहर भी कुछ नहीं बोलता, सिर्फ देखता रहता है, तो ये जो 2 मिनट का मौन है, इससे एक तो उसकी ऊर्जा बढ़ती है। जैसे आप अभी मोबाइल कांस्टेंट चालू रखो तो उसमें पावर ख़त्म ही होता है, मगर आप बंद कर दो तो पावर बचेगा। तो वो जो 2 मिनट का मौन में उसके जो मन का एक शक्ति बढ़ेगी, उसमें ऊर्जा बढ़ेगी, ये तो है ही। उसके अलावा एक बात बैकग्राउंड में चलेगी कि भाई मैं तो कुछ हुई नहीं, मैं न हिंदू हो, न मुसलमान, न क्रिश्चियन, मैं सिर्फ हूँ। क्योंकि वो 2 मिनट में सिर्फ होने का एहसास होता है ना, इसमें ये हिंदू मुस्लिम होने का एहसास नहीं होता है कि मैं हिंदू हूँ या उसमें ऐसा नहीं, सिर्फ हो रहा, सिर्फ होना, 2 मिनट सिर्फ होना। तो जब इंसान 2 मिनट में न हिंदू हो, 2 मिनट में न मुसलमान, न कुछ, सिर्फ हो रहा है, तो बाकी के समय में वो हिंदू और मुसलमान अपने आप को मानता है, तो वो हकीकत नहीं है, तथ्य नहीं है, ये तो एक इनकी मान्यता है। तो उसका जो हिंदू मुसलमान होने का जो गांठ है, उसकी पकड़ वो मनुष्य पे कम होती जाती है। और जो बड़े बड़े बुजुर्ग कह रहे अपने सनातन कहते हैं, हम सनातन कहते हैं, और मुस्लिम में भी उसे सनातन में अद्वैत कहते हैं, और मुसलमान में उसको वहदत कहते हैं, यानी सिर्फ एक, राइट। तो वो जो सिर्फ एक वाली बात है तभी संभव है जब आप मौन में रहो, कुछ न करो, सिर्फ हो। और हमारे वारिस पाक कहते हैं कि सच्ची मौत में सिर्फ एक होता है। तो 1-2 मिनट के जो मौन है, इसकी परिभाषा, इसका एक इम्पोर्टेंस जो है
ये बताना आज बहुत ज़रूरी है समाज को। और ऐसा नहीं कि ये नहीं बताया गया, बता गया। जैसे कि मुस्लिम समाज में कहा गया कि भाई अजान हो तो सब काम छोड़ दो और मस्जिद चले जाओ, चलो ठीक है। तो आज क्या होता है, सब काम छोड़ देते हैं, मस्जिद चले जाते, मगर सब काम में सोच तो छोड़ते नहीं हैं। वही रूटीन चालू रहा है, उनका जो रूटीन है, जो रूटीन दौड़ है वो तो चालू है। रूटीन दौड़ से समाज में चलता। इस तरह हिंदुओं को बोला कि जाओ मंदिर में घंट बजाओ, तो वही रूटीन में चले जाते हैं, वहाँ भी 2 मिनट खामोश नहीं रहते हैं। तो कहने का मतलब है आज के समाज में आज यहूदी, मुस्लिम और एटम बम से पूरा समाज जब ख़त्म होने के कगार पे है, तब ये बहुत ज़रूरी है कि हम इस बात पे गौर करें। आप खुद देख लो प्रयोग करके, इसमें तो कोई रुपया आना पाई खर्चा नहीं है। आप 2 मिनट जो है जब ब्रश करते हो चुप हो जाओ। जैसे आप छोटे बच्चे थे तब स्टेच्यू की गेम खेलते थे, जस्ट फॉर द फन ऑफ इट, गेम खेलो, स्टेच्यू बन जाओ 2 मिनट के लिए उस, और आप कुछ सोच मत करो। तो ये बात करने से आपको खुद पता चलेगा कि देयर इज, इसके अंदर एक ऊर्जा है। आप जो एक ऊर्जावान है, एक इंसान डल है और एक इंसान ऊर्जावान है। तो एक जो इंसान की ऊर्जा समाज के लिए नहीं है और वो इंसान जाग जाता है, तो उसकी ऊर्जा समाज के लिए काम आती है। तो ये भी एक ज़रूरी है। और ये जो घृणा फैलाने की जो बात है, हिंदू मुसलमान को एक दूसरे से डराने की बात है, ये बात हो सकती है कि उसमें कुछ तथ्य हो, मगर इसका मतलब नहीं कि इसका सॉल्यूशन आप उनकी जो भावनाओं को भड़का के ही करो। इसके लिए मूलभूत परिवर्तन के लिए कुछ योगदान करना चाहिए। जैसे एक ये बात। थैंक यू सर।